अवयवों का प्रकार हो रहा था ना, कहाँ तक लिखवा दिया उसको? वर्गाव्यूह हो गया है। वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण भी बता दिए। मुख्य विकर्ण हमने क्या देखा था? मुख्य विकर्ण क्या होता है? किसी वर्गाव्यूह में वे अवयव जिनके लिए I बराबर J होता है, अर्थात पंक्ति बराबर क्या होता है? स्तंभ होता है। उन अवयवों को हम विकर्ण अवयव कहते हैं और उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण, मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल भी देखा था कि वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण बनते कैसे हैं। उनको ध्यान में रखना है क्योंकि इनकी जरूरत अभी आगे हमको बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं अगला प्रकार, शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह। अब देखो, लिखो ऐसा व्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। हो गया? जैसे जैसे ए बराबर AIJ, ए बराबर बड़े कोष्ठक में AIJ, जैसा हमने कल अवयव का प्रदर्शन देखा था। ए बराबर बड़े कोष्ठक में AIJ M गुणा N। यहाँ M गुणा N लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अवयव हो सकता है। यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, या तो वर्ग अवयव होगा या कोई दूसरा अवयव होगा। सभी अवयवों में ये रूल लगेगा। क्या लिखे? ए बराबर AIJ M गुणा N, M गुणा N। एक शून्य अवयव होगा यदि एक शून्य अवयव होगा यदि, कब होगा? शून्य अवयव में हम क्या देख रहे हैं कि इसके सभी अवयव शून्य हैं, है ना? और इसमें अवयव क्या है? AIJ अवयव है, तो उसी अवयव को शून्य कर दो। तो कब होगा? जब AIJ बराबर क्या? 0। अवयव ही शून्य हो जाए तो पूरा अवयव शून्य अवयव हो गया। हो गया ना? तो लिख लो इसको। अवयव ए बराबर AIJ शून्य अवयव होता है यदि उसका अवयव AIJ बराबर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। नीचे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल दिख रहा है तुमको। 0 0 0 0 0 0, ये 3 गुणा 2 कोटि का है, इसमें पंक्ति स्तंभ अलग अलग है। और ये 2 गुणा 2 कोटि का, इसमें पंक्ति स्तंभ बराबर है। हमने इसलिए दो एग्जाम्पल लिखा जिससे तुमको पता चल जाए शून्य अवयव के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
कि शून्य आव्यूह या तो केवल वर्ग आव्यूह में होगा या किसी अन्य आव्यूह में होगा। ये किसी भी आव्यूह में हो सकता है, तो नोट कर लो। एग्जाम्पल में सभी अवयव शून्य दिख रहे हैं तो उसको शून्य आव्यूह हम कहेंगे। हो गया? अब नीचे अगली हेडिंग लिखो, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब ये क्या है, ये देखना है। ये एक इंडिकेट पॉइंट पहले हेडिंग के ऊपर लिखो, थोड़ा सा एक लाइन का है, हेडिंग के ऊपर, मतलब इसके पहले वाले में जो शून्य आव्यूह है उसमें लिखो। शून्य आव्यूह को शून्य भी लिखा जा सकता है। शून्य आव्यूह को शून्य भी लिखा जा सकता है। शून्य आव्यूह को शून्य भी लिखा जा सकता है। हो गया ना? ये ध्यान में रखना है। तो अब देख सकते हो इकाई आव्यूह पहले देखो कैसे होता है। हो गया? एक ये प्रकार का है 3 गुणा 3, ये 2 गुणा 2, दोनों हैं इकाई आव्यूह। इसमें कुछ शर्त दिख रही है तुम्हें, कुछ चीजें दिख रही हैं। पहला तो यही दिख रहा है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए। दिख रहा है ना? जब हमने पंक्ति 3 किया तो स्तंभ भी 3 किया, स्तंभ ये पंक्ति 2 किया तो स्तंभ भी 2 किया है ना? तो पहली शर्त तो हमारी यही होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दूसरी शर्त क्या होगी? इसमें ये 1 दिख रहा है, बाकी सारे शून्य दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। इसमें ये 1 दिख रहा है, ये हिस्सा, ये वाला ऐसे तिरछा, बाकी सारे क्या दिख रहे हैं? शून्य दिख रहे हैं। कुछ निष्कर्ष निकला, ये जो तिरछा दिख रहा है ये है क्या? मुख्य विकर्ण है। कल हमने इसी को पढ़ा था लास्ट में, आया समझ में? तो इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और उसे छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। तो लिखो
इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। परिभाषा प्रारंभ कैसे किए हो? ऐसा आव्यूह इकाई आव्यूह उसको बना लो। इकाई आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है, ये बना लो। इकाई आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है। हो गया? इकाई आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और उसे छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है ना? या तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ? इकाई आव्यूह में तुम्हारा दो शर्तें आ गई। एक तो वर्ग आव्यूह आ गया। वर्ग आव्यूह लिखना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो ये मुख्य विकर्ण होता है वो केवल और केवल किस आव्यूह में होता है? वर्ग आव्यूह में होता है ना? तो इसीलिए यहाँ पे वर्ग आव्यूह करना जरूरी था। और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं, शेष जितने बचेंगे सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है? आगे लिख लेना, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखो नीचे, जैसे ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम। अब देखो यहाँ पे वर्ग आव्यूह करना है तो पंक्ति और स्तंभ बराबर करेंगे। ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम। ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम। हो गया? एम गुणा एम। हो गया ना? इकाई आव्यूह होगा यदि, इकाई आव्यूह होगा यदि, अब देखो इकाई आव्यूह कब होगा? जब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण हमें, एक मिनट, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, उसे छोड़कर से सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। हमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या क्या मिलते हैं? कौन कौन से अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं? A11 या A22 या A33, A44, ऐसे आगे बढ़ता जाता है ना। तुमको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि I और J आपस में क्या है? बराबर है। पहला I होता है, दूसरा J होता है ना। तो I बराबर J, I बराबर J। तो मुख्य विकर्ण पर I बराबर J होता है और मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? एक है। इसका मतलब
जो ए आई जे है एक कब होगा? एक कब होगा? जब आई बराबर जे होगा। जब आई बराबर जे मतलब ए आई जे का मान है, इसमें जब आई बराबर जे रखा जाए, जैसे एक एक रखा जाए तो ए वन वन का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, होगा ना। फिर आई बराबर जे रखो अर्थात दो दो रखो, ए टू टू का मान भी कितना होगा? एक होगा। आई बराबर तीन जे बराबर भी तीन मतलब ए तीन तीन का मान भी कितना होगा? एक होगा। इसका मतलब जब भी आई बराबर जे हो जाएगा तब उसका मान कितना होगा? इसमें एक होगा। किस आव्यूह में? तत्समक आव्यूह में। और जीरो कब होगा? शेष सभी जीरो है ना, तो क्या शेष परिस्थितियों में आई बराबर जे होता है? नहीं होता है। या तो आई बड़ा होता है या तो जे बड़ा होता है। तो जीरो कब होगा? जब आई नॉट इज इक्वल जे। हो जाएगा, ये लिख लेना है। तो लिखो फटाक से, क्या होगा? ए आई जे, एक या जीरो दो ही अवयव है इसमें। देखो इकाई आव्यूह में या तो एक है या तो क्या है? जीरो है। एक कब कब है? एक कब कब है? जब आई बराबर जे के है अर्थात A11 A22 A33 दिख रहा है। उसके बाद से जीरो कब कब है? जब आई नहीं बराबर जे के अर्थात आई नॉट इज इक्वल जे। बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नॉट इज इक्वल होना चाहिए। तो नोट कर लो, तब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में लिखो इसको। ये देखो, इसे हम I3 बराबर लिखेंगे। I3 इस तीन का अर्थ है 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह, ठीक है। जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक है, शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। सवाल में तुमको I3 लिख के दे देगा, तुम्हें अपने आप से इसको बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको याद रखो कि I3 बराबर कितना होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये I2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 गुणा 2 कोटि का है ये, ठीक है ना। ये याद रखना है, तो लिख लो। एग्जाम्पल में I3 बराबर I2 बराबर, हो गया ना। नीचे लिखो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। I2 का अर्थ है I2 का अर्थ है I2 का अर्थ है 2 गुणा 2 कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह, 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह। हो गया। तथा I3 का अर्थ है, तथा I3 का अर्थ है, तथा I3 का अर्थ है क्या? 3 गुणा 3 कोटि का इकाई आव्यूह, 3 गुणा 3 कोटि का इकाई आव्यूह। हो गया, ये ध्यान में रखना। अब लिखो अगला प्रकार, अगला प्रकार लिखो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह।
विकर्ण आव्यूह हो गया। अब देखो ये जो विकर्ण आव्यूह होता है इसी इकाई आव्यूह की तरह होता है, ठीक है ना। निष्कर्ष, इकाई आव्यूह में भी हमने देखा था इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। उसके बाद एक ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? इसमें सभी बराबर है, इसमें वो अलग अलग है, बस यही अंतर है, बाकी चीजें वही है। दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें भी अलग वाला 0, ये देखो मुख्य विकर्ण है तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सब 0, इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सब 0। दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों आव्यूह तुम्हारा विकर्ण आव्यूह है। क्या है? दोनों आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसमें से जो पहला है विकर्ण के साथ साथ इकाई आव्यूह भी है। क्या है? विकर्ण के साथ साथ इकाई आव्यूह भी है। ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है। निष्कर्ष, यहां पर 1 1 1 है इसलिए ये इकाई आव्यूह है, यहां पर सभी अलग अलग है इसलिए हम इसे केवल विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या बनी कि जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अब मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी बराबर हो सकते, यहां से हमने दिखा दिया है। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य न हो, उनको छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। इकाई आव्यूह में बस एक ही शर्त आगे बढ़ी थी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, हमने वहां लिखा था ना। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी शून्य हो, मतलब मुख्य विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। हो गया। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। परिभाषा कैसे शुरू की हो? विकर्ण आव्यूह कहलाता है, अंत में लिख लो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। हो गया ना? ये ध्यान में रखना है। हो गया। तो विकर्ण आव्यूह क्या हुआ कि A बराबर AIJ, जैसे में इसको लिखेंगे इसको भी हम लिखेंगे M गुणा M, क्योंकि ये भी एक वर्ग आव्यूह ही है। मुख्य विकर्ण जहां भी बोला गया सब वर्ग आव्यूह होंगे, क्योंकि मुख्य विकर्ण हमेशा किस आव्यूह में होता है? वर्ग आव्यूह में होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। देखो A बराबर AIJ M गुणा M क्या होगा जी? विकर्ण आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह होगा यदि AIJ बराबर 0, और ये AIJ कब कब 0 हो रहा है? जब I बराबर J, जब I बराबर J होगा तब तो मुख्य विकर्ण हो गया, वो शून्य होना नहीं चाहिए।
जब आई नॉट इज इक्वल जे, मतलब ए आई जे शून्य कब कब होना चाहिए, जब आई नॉट इज इक्वल जे, ठीक है। और फिर ए आई जे जो है नहीं बराबर 0 के होना चाहिए, कब, जब आई बराबर जे, मुख्य विकर्ण वाला शून्य नहीं होना चाहिए। तभी तो लिखा गया ए आई जे नॉट इज इक्वल 0, कब, जब आई बराबर जे, अर्थात यही हमारा मुख्य विकर्ण है। यही क्या है, मुख्य विकर्ण। देखो इसको, ए आई जे नॉट इज इक्वल 0 जब आई बराबर जे, ए आई जे बराबर 0 जब आई नॉट इज इक्वल जे, ठीक है। ये प्रकार से लिखना है हमको, तो लिख लो ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम विकर्णाव्य होगा यदि ए आई जे बराबर 0 जब आई नॉट इज इक्वल जे, ए आई जे नॉट इज इक्वल 0 जब आई बराबर जे। लिखो जल्दी से, हो गया। अब नीचे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, दोनों अवयवों को हमने ए बराबर माना है। दोनों में देख रहे होंगे जो मुख्य विकर्ण है उसमें एक भी शून्य नहीं है। मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो सब शून्य है। वो इस कथन को सार्थक करता है कि जब आई जे के बराबर नहीं है अर्थात मुख्य विकर्ण नहीं है तो सब शून्य है, आई जे के बराबर है अर्थात मुख्य विकर्ण है तो कोई भी शून्य नहीं है। दिख रहा है ना, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि विकर्ण अवयव में अवयव बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो इसे। अब अगली हेडिंग लिखो। अगली हेडिंग, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह हो गया। अब लिखो, एक और इंडिकेट ऊपर लिखना, फिर छूट गया। एक लाइन बचा है। हाँ, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। ये लिखना है, विकर्ण आव्यूह को, हाँ लिख लो, वहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो, बस एक लाइन लिखना चाहिए। विकर्ण आव्यूह को डायगोनल, DIAGONAL, उसके बाद एक आव्यूह लगाएंगे A11, A22, A33 ... लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर कोई विकर्ण आव्यूह है तो उसको लिख दो सामने डायगोनल, और बड़े कोष्ठक के अंदर क्या लिखा गया, A11, A22, A33, ये सारे के सारे क्या हैं, मुख्य विकर्ण ही तो हैं। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। जैसे यहाँ पे समझ लो, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमको एक विकर्ण आव्यूह मिला 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मान लो ये हमको विकर्ण आव्यूह मिला,
तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सामने लिखा जाए डायगोनल, डायगोनल माने होता है विकर्ण, ठीक है। उसके बाद से बड़ा कोष्ठक लगा के इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको लिख दिया जाए, मतलब 1 2 उसके बाद 3, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। सामने डायगोनल लिख के 1 2 3 लगा दिया, तो ये तो 3 गुणे 3 कोटि का है ना, लेकिन ये कितना दिख रहा है तुम्हें? तो 1 गुणे 3 कोटि का दिख रहा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि वो कोई आव्यूह है, उसके सामने डायगोनल लिखा गया ना। डायगोनल लिखने का अर्थ ही यही है कि यह केवल मुख्य विकर्ण के अवयवों को दिया गया है। तो कहीं भी अगर इस तरह से दे दिया कि डायगोनल 1 2 3, तो इसका अर्थ क्या समझोगे कि एक आव्यूह बड़ा सा बनाओगे और 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखोगे, क्योंकि सामने क्या लगा है? डायगोनल। डायगोनल माने विकर्ण अर्थात तिरछा, और जितने भी बचे शेष वाले सबको क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो इसका अर्थ ये होता है, हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखना। डायगोनल लिख के छोड़ दिया तो मुख्य विकर्ण लिखना है तिरछा करके 1 2 3, और शेष जो बचे उनको 0 लिखना। देखो अर्थ फिर यही निकल जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। चलो अब हेडिंग लिखो, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह हो गया। अदिश आव्यूह में लिखेंगे हम लोग अदिश आव्यूह में लिखो, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयव हो गया, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, हो गया, तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। ये तो विकर्णाव्यूह का पहले से ही परिभाषा है, तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, हो गया। अदिश आव्यूह कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। हो गया ना। अब देखो क्या होगा, यहां पर एक अदिश आव्यूह हमको अगर बनाना है तो सभी बराबर करने होंगे। जैसे हमने इसको लिख दिया 2 2 और 2, तो इसको हम अगर डायगोनल के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? केवल यहाँ पे 2 2 और क्या लिख दिया जाएगा? 2। देख रहे हो कि जो मुख्य विकर्ण है इसके सब अवयव बराबर है ना। इसका मतलब ये कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। तो अब बताओ, क्या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है? क्या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इकाई आव्यूह की चर्चा करो तो 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। देखो इसका भी मुख्य विकर्ण सब बराबर है कि नहीं है? अदिश आव्यूह की शर्त ही यही है कि मुख्य विकर्ण के सब अवयव बराबर होने चाहिए, कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर कोई इकाई आव्यूह है तो उसे हम अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं,
लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि उसका एक विशेष नाम हो जाता है इकाई अवयव। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें हम, जैसे जैसे इसको लिख लो सीधे सीधे, उसको लिखवा है पहले, चलो जैसे पहले इसको लिख लो तब उसको लिखवाते हैं। जैसे ए बराबर अवयव 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 गुणा 3, एक कैसा अवयव है, अदिश अवयव है, ये ध्यान में रखना है। या इसको ये भी लिख लेना, ए बराबर डायगोनल 2 2 2, ए बराबर डायगोनल 2 2 2। अगली हेडिंग लिख लो, अगली हेडिंग, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। अब देखो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव क्या होगा, अभी ये हमारा मेन डायगोनल दिख रहा है ना, अगर जो इसके ऊपर वाले अवयव शून्य थे इनको हम हटा के कुछ दूसरा लिख दें, देख रहे हो, तो और इनको तुम मिला दो अगर ऐसे, तो पूरी आकृति क्या दिख रही है, त्रिभुज दिख रही है ना, और ये त्रिभुज ऊपर की ओर बना हुआ दिख रहा है, इसलिए यह ऊपर त्रिभुजीय अवयव है। ठीक है ना, तो निष्कर्ष परिभाषा कैसे बनेगा, लेकिन नीचे वाला देखो सब शून्य है, क्योंकि नीचे का अवयव शून्य नहीं हुआ तब तो वो नीचे भी चला आएगा। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी कि ऐसा वर्ग अवयव, निष्कर्ष ये भी एक वर्ग अवयव होगा ना, क्योंकि मुख्य विकर्ण है इसमें तो वर्ग अवयव होना ही है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। ठीक है ना, परिभाषा लिखो फटाक से, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या कहलाता है, विकर्ण, एक मिनट कौन सा, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। हो गया ना, तो जैसे लिख सकते हो, जैसे ए बराबर, ये लिख लो एग्जाम्पल में 2 1 2 0 5 3 0 0 4 3 गुणा 3, एक कैसा अवयव है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है।
ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। अगली हेडिंग लिखो, अगली हेडिंग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह था, यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो गया। अब देखो, ऐसा हो जाए कि नीचे की ओर त्रिभुज बन जाए, मतलब जब नीचे देखा जाए तब त्रिभुज दिखे। ये देखो नीचे की ओर बन रहा है, ऊपर वाले को क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ये ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। तो लिख लो परिभाषा, ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें, ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। हो गया ना, क्या कहलाते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं। हो गया। जैसे मैं इसको लिख दूं, जैसे मैं ये एग्जाम्पल लिख दूं, बाकी चीजें कल होंगी अब।